इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में रची बात बतानी है जो बहुत पुरानी है। श्रद्धेय सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी है, हाँ अमर कहानी है। जो पहली महिला शिक्षक के तौर पे जानी जाती है, लाई सुबह सुहानी है। श्रद्धेय सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी है, ये हमें सुनानी है। हम तुमको नहीं भूले सावित्री माँ फूले, हम तुमको नहीं भूले सावित्री माँ फूले। जनवरी 1831 में जन्मी, नायगांव महाराष्ट्र में बच्ची ने आंखें खोली। खंडू जी थे पिता, लक्ष्मीबाई थी माता। शूद्र जाति के संग में क्या न जुल्म किया जाता। जाति पाति का बोल था बाला जीवन में तम था। नारी के जीवन में तब तो गम का आलम था। छोटी उम्र में इस बच्ची की कर दी गई शादी। पति मिले सम्मान विचारक, नाम था ज्योति। ज्योति जी ने इनको पढ़ना लिखना सिखलाया। उनके प्रयासों से जीवन की बदली फिर काया। अंधकार भरे जीवन की पति ने गति जानी है, तब मन में ठानी हुई है। श्रद्धेय सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी है, ये अमर कहानी है। हम तुमको नहीं भूले सावित्री माँ फूले, हम तुमको नहीं भूले सावित्री माँ फूले। बड़े घरानों से पग पग पर मिला घोर अपमान, लेकिन कोई झुका सका न शिक्षा से मिला ज्ञान। नारी की शिक्षा के हेतु पल पल काम में लाए। इसके लिए ज्योतिबा के संग विद्यालय बनवाए, ताकि महिला उन्नति पाए पाकर के शिक्षा। इस कारण से उच्च वर्ग से पाई उपेक्षा। गोबर फेंका, कूड़ा डाला, पत्थर भी मारा, लेकिन दृढ़ संकल्प विभूति ने न मन हारा। सभी वर्ग की महिला बेटी शिक्षा धन पाए, ताकि रूढ़िवादी सलाखों से मुक्ति पाए। सावित्री की जतन लिखे नित रोज कहानी है, आए नित परेशानी हुई है। श्रद्धेय सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी है, ये अमर कहानी है।
अफसोस आज की पीढ़ी न जाने, नारी भी उनके श्रम कर्मों को न पहचाने। केवल दलित महिला है तू न था उनका रूप, हर नारी के सिर से चाहा सदा मिटानी धूप। भारत की सरकार ने उन पे टिकट किया जारी, गूगल ने भी उनका मान किया है आभारी। विद्यालयों में चित्र लगाओ, पुस्तक में वर्णन, जिससे सबको मिले प्रेरणा, याद रहे दर्शन। बहुत जरूरी है ऐसों का किया जाए गुणगान, देश समाज के लिए जिन्होंने दे दिए अपने प्राण। खुशबू तिवारी प्रेम भारती कहे कहानी है, भरे आंखों में पानी है। श्रद्धेय सावित्री बाई फुले की अमर कहानी है, ये अमर कहानी है। हम तुमको नहीं भूले सावित्री माँ फूले, हम तुमको नहीं भूले सावित्री माँ फूले। तो उसी तरह ये जो बात है कि काशीबाई वाली जो बात बताई, तो पूरे देश में बाल काटने का काम कौन कर रहा है? नहीं कर रहा है। काशीबाई विधवा हुई तो एक नियम है कि महिला जब विधवा होती है तो उनका बाल काट दिया जाता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो रिवाज है वो कभी उच्च जाति वालों का, खासतौर पर ब्राह्मण। हमारे यहाँ आज भी एक रिवाज है कि अगर बड़ा भाई शादी करने के बाद मर जाता है तो उनकी जो बच्चे हैं तो छोटे भाई के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। हाँ, तो उसी तरह क्या होता है कि उस जो महिला है उनके बच्चे हैं तो उनका लालन पालन करना और उनका भरण पोषण करना, उनकी बाकी की जिंदगी अच्छी तरह जी जा सके, और जो छोटा भाई है उनको बहू भी मिल जाए, उसी तरह उसके साथ शादी कर दिया। तो ये जो रिवाज है वो किसने था? कभी ऊंट जाने वाले, खासतौर पर ब्राह्मण। तो काशीबाई जब मरने के लिए जा रही थी और दीदी ने बताया उसी तरह कि उसको घर ले जाए और बच्चे का जन्म दिया, और जब ब्राह्मण को पता चला कि ये तो सावित्री बाई के घर है, तो उन्होंने नाई को बुला के बताया कि जाओ उनका बाल काटो। नाई आए ज्योतिबा के घर और बताया कि मैं काशी का बाल काटने के लिए आया हूँ। तो ज्योतिबा ने और सावित्री बाई फुले ने दोनों ने मिलकर बताया कि आप जो काम कर रहे हो उससे आप संतुष्ट कर गया, आपको लगता है कि काम अच्छा है। तो नाई ने बताया कि नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, पर ये विवाह है तो नहीं करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप जानते हो कि ये काम करना अच्छा नहीं है तो ये काम आप क्यों करें? जो लोग आपको भेज रहे हैं उनको तो ना वो करेंगे। नाई को ज्योतिबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया, नाई समझ गए और फिर वो बिना बाल काटे गए। और ये क्या हुआ कि ज्योतिबा ने देखा कि ये जो हो रहा है वो छोटी मोटी बात नहीं, तो उन्होंने सोचा कि वो लोग तो जो पति पहुंच जाने वाले हैं वो तो रिवाज से बंद करने वाले नहीं है। जैसे कि हमारे समाज में जो छुआछूत रहा है, वो जो छुआछूत करने वाले हैं वो कभी छुआछूत बंद करेंगे? जो छुआछूत करते हैं वो कभी करेंगे? बंद नहीं करेंगे। तो उन किसको करना चाहिए? जो उसका भोग बनता है, शिकार बनता है, उनको करना चाहिए। तो ज्योतिबा फुले ने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने उस समय महाराष्ट्र के
कि ये बात मानना और उनके सामने, समाज के सामने विद्रोह करना है। और बाबा साहब सॉरी ज्योतिबा फुले सबको मनाया, समझाया, समझ गए सब, और सभी नारियों ने विरोध किया और उन्होंने ये काम छोड़ दिया। एक बात मुझे समझ नहीं है कि ये सारे जो नायक हैं उन्होंने आंदोलन किया और विधवाओं का मुंडन करने का संपूर्ण बंद कर दिया, तो ये तो हुआ, लेकिन ये अंतरजातीय लग्न यानी कि इंटरकास्ट मैरिज है, वो क्या है? बहुत अच्छी बात है जो दीदी ने बताई कि अंतरजातीय लग्न है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले एक इतना बड़ा काम लेकर बैठे थे, वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहे थे, दूसरों के लिए सोचते रहते थे, खासतौर पर महिलाओं के लिए और जो अशुद्ध है उसके लिए। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे से बटे हुए हैं और ये बटे हुए हैं उसका कारण धर्म है, और धर्म में शुरुआत होती है शुरुआत वो आते नहीं, ऐसा आखिरी माहौल है। हाँ, तो उसी तरह ये जो बात है कि काशीबाई वाली जो बात बताई, तो पूरे देश में बाल काटने का काम कौन कर रहा है? नहीं कर रहा है। काशीबाई विधवा हुई तो एक नियम है कि महिला जब विधवा होती है तो उनका बाल काट दिया जाता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो रिवाज है वो कभी उच्च जाति वालों ने था, खासतौर पर ब्राह्मण। हमारे यहाँ आज भी एक रिवाज है कि अगर बड़ा भाई शादी करने के बाद मर जाता है तो उनके बच्चे तो छोटे भाई के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। हाँ, तो उसी तरह क्या होता है कि उस जो महिला है उनके बच्चे हैं तो उनका लालन पालन करना और उनका भरण पोषण करना, उनकी बाकी की जिंदगी अच्छी तरह जी जा सके, और जो छोटा भाई है उनको बहू भी मिल जाए, उसी तरह उनके साथ शादी कर दिया। तो ये जो रिवाज है वो किसने था? कभी ऊंट जाता है, खासतौर पर ब्राह्मण ने। तो काशीबाई जब मरने के लिए जा रही थी और दीदी ने बताया उसी तरह कि उसको घर ले आए और बच्चे का जन्म दिया, और जब ब्राह्मण को पता चला कि ये तो सावित्रीबाई के घर है, तो उन्होंने नाई को बुला के बताया कि जाओ उनका बाल काटो। नाई आए ज्योतिबा के घर और बताया कि मैं काशी का बाल काटने के लिए आया हूँ। तो ज्योतिबा ने और सावित्रीबाई फुले ने दोनों ने मिलकर बताया कि आप जो काम कर रहे हो उससे आप संतुष्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि काम अच्छा है। तो नाई ने बताया कि नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, पर ये विवाद है तो नहीं करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप जानते हो कि ये काम करना अच्छा नहीं है तो ये काम आप क्यों करें? जो लोग आपको भेज रहे हैं उनको तो ना वो करेंगे। नाई को ज्योतिबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया, नाई समझ गए और फिर वो बिना बाल काटे गए। और ये क्या हुआ कि ज्योतिबा ने देखा कि ये जो हो रहा है वो छोटी मोटी बात नहीं, तो उन्होंने सोचा कि वो लोग जो पति पहुंच जाने वाले हैं वो तो रिवाज को कम करने वाले नहीं है। जैसे कि हमारे समाज में जो विश्वास चल रहा है, वो जो विश्वास करने वाले हैं वो कभी विश्वास बंद करेंगे, जो विश्वास करते हैं वो कभी करेंगे बंद नहीं करेंगे। तो उन किसको करना पड़ेगा? जो उसका भोग बनता है, शिकार बनता है, उनको करना पड़ेगा। तो ज्योतिबा फुले ने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने उस समय महाराष्ट्र के पुणे शहर के सभी नारी
और उनके सामने, समाज के सामने विद्रोह करूं, हैं? और बाबा साहब ज्योतिबा फुले सबको मनाया, समझाया, समझ गए सब, और सभी नारियों ने विरोध किया और उन्होंने ये काम छोड़ दिया। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि ये सारे जो नायक हैं उन्होंने आंदोलन किया और विधवाओं का मुंडन करने का संपूर्ण बंद कर दिया, तो ये तो हुआ, लेकिन ये अंतरजातीय लग्न यानी कि इंटरकास्ट मैरिज है, वो क्या है? बहुत अच्छी बात है तो दीदी ने बताई कि अंतरजातीय लग्न है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले एक इतना बड़ा काम लेकर बैठे थे, वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहे थे, दूसरों के लिए सोचते रहते थे, खासतौर पर महिलाओं के लिए और जो कष्ट है उसके लिए। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे से बटे हुए हैं और ये बटे हुए हैं उसका कारण धर्म है, और धर्म में शुरुआत होती है विश्वास करते हुए उनको लगता है कि मेरा बच्चा मुझे देखना चाहिए। मुझे याद है उसको बोलते थे बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रुप। हाँ बिल्कुल। तो ये भी सावित्रीबाई काम करते थे, उनके साथ साथ एक और महिला का नाम आता है फातिमा शाह, और दूसरा ये दोनों को, पति पत्नी को, सावित्रीबाई और महात्मा फुले, ये दोनों को उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया। कि इसके पीछे क्या कारण था और वो फातिमा थे और उनके भाई थे, उनका क्या था ये भी मुझे जानना है और सबको जानना है। इससे हमें समझना चाहिए कि ये पहला ऐसा स्कूल था जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत की सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि उस समय किसी भी समुदाय की महिलाओं को शिक्षा का कि जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले रक्त बंधुता का कार्यक्रम किया है ना, तो उसी तरह ये जात पात को खत्म करने के लिए ज्योतिबा ने अंतरजातीय लग्न का विचार सोच किया और उन्होंने एक लड़की और एक लड़का जो अलग अलग जात के थे और वो शादी करना चाहते थे, पर समाज उनका विरोध करते थे। जो लड़की है वो उस जात वाली और लड़का है वो पति जिसको अछूत बोलते हैं उस जात से, तो बहुत विरोध हुआ। फिर क्या हुआ कि किसी ने बताया कि आप दोनों एक बार ज्योतिबा को देख सकेंगे। वो दोनों आए और उनसे बात किया, फिर उनको लगा कि रियल में ये जो काम है वो बहुत अहम है, ये नहीं होगा तो कभी भारत में से जात पात खत्म होने वाली नहीं है। उन्होंने उसको सपोर्ट किया और दोनों के जो माँ बाप है उनसे मिले और उनको समझाने में सफल हुए। क्या आपको लगता है कि इसका ये काम तो आसान है? आज भी अगर अलग अलग कास्ट की लड़की और लड़कियां शादी करते हैं क्या होता है हम सब जानते हैं, है ना। तो आज से करीबन 150 वर्ष पहले जिसने ये काम किया है वो कितना अपनी हथेली में जान लेके काम करते होंगे, तो उन्होंने ये समझाया और लोगों को शादी की। तो इस तरह जात पात अगर खत्म करना है तो हमें ऐसे साहसिक कदम उठाने पड़ेंगे, तब ही जात पात खत्म होगा। बड़ी लंबी कहानी, छोटे से लेके शिक्षा ली, अपने पति, उसके बाद शिक्षित होकर शिक्षिका बनी, सभी लड़कियों को पढ़ाने का हौसला बुलंद किया। उसके बाद विधवाओं को अपने घर ले गए और सगर्भा महिलाओं का डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं या बच्चा पैदा करवाना, उस बच्चों को वहाँ पे अनाथालय बनाया और वो वहाँ पे शांति से रहते थे। उसके बाद पूरे नारी समाज को समझाया कि विधवाओं का मुंडन नहीं करेंगे। उसके बाद बात आई कि वे सत्य शोधक समाज उसकी रचना किया और बिना पुजारी की शादी करवाई। तो अंतरजातीय लग्न तो हुए, अंतरजातीय शादियां तो हुई, लेकिन साथ साथ पुजारी की आवश्यकता नहीं है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई, उसमें ये
ये काम चला, बहुत सारी शादियाँ हुई और उसमें बहुत सारे, जैसे यहाँ पे दलित शक्ति केंद्र में बहुत सारे नियम है, तो वो सत्य शूद्र समाज में भी बहुत सारे नियम थे, उसको भी उसमें आपको पालना है। तो प्रदीप भाई वो जो अकाल पड़ा था और अकाल के समय ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले ने अपने घर का कुआं लोगों को क्यों दे दिया था? क्या उस समय कुएं नहीं थे? तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। आपने सही बताया, क्योंकि शहर था, पूरा शहर, तो बहुत सारे कुएं होंगे ना, और नदी भी थी, मुड़ा मुखा ऐसी दो नदियाँ थी पूना में, एकत्रित हुई, संगम हुआ था और अकाल पड़ा था, नदी तो सूख गई थी। हाँ, कुएं तो सभी जगह पे थे और वहाँ की उस समय की जो कॉर्पोरेशन थी पूना की, उन्होंने व्यवस्था भी की थी पानी देने की, खाना देने की। अकाल तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें ज़्यादातर परेशानी उस समय जो दलित पिछड़े लोग सब थे, उस समय शूद्र कहलाते थे, उनको ज़्यादातर उसकी परेशानी होती थी। क्योंकि होता था ये, अगर नदी सूख गई है, उसके आसपास भी कहीं पानी का अगर उनको झरना दिख रहा है और उनके निकालने लगे तो वहाँ से इनको हटाया जाता। दूसरा, जितने भी कुएं थे अलग अलग जगह के, वहाँ से भी अगर पानी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ से भी उनको हटाया जाता था, मारपीट किया जाता था, क्योंकि अछूत हो, आप यहाँ पे आ भी नहीं सकते, आपकी छाया भी यहाँ पे इस पानी को, बचे हुए पानी को अपवित्र कर सकती है, तो इसलिए उनको वहाँ से हटाया जाता था। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई, जिसमें महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने ये सोचा क्यों ना हमारे घर के सामने जो हमारा कुआं है, जिसमें पानी भरपूर है, जो कि सिर्फ हम ही रह रहे हैं, हमारे आसपास के जो कुछ लोग हैं वही रह रहे हैं, क्यों ना ये कुआं हमारा सभी लोगों के लिए खुला है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर परेशानी उन्हीं लोगों को आ रही है जिनको बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा है, जिनको भी खाना नहीं मिल रहा है, तो कम से कम हम उनकी पानी की व्यवस्था करें। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिनको भी पानी की जरूरत है वो यहाँ पे आए। अब हुआ ऐसे कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले वो शिक्षा का प्रसार का काम करते थे और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे जहाँ पे ऑल्टरनेटिव समय का समाज, प्रस्तावित समाज उनके विरोध में था, तो वो तो लोग यहाँ पे पानी लेने के लिए नहीं आए, लेकिन उस समय के अछूत कहलाते हुए जो शूद्र कहलाता हुआ समाज था, वो सारे लोग वहाँ पे आए और उन्होंने वो कुएं के पानी का इस्तेमाल किया। तो ये उस समय के भारत देश के उस समय की बहुत क्रांतिकारी ऐसी घटना थी, हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि किसी और समुदाय के लोगों को जाहिर तौर पे उनको बुलाना कि आप आ जाओ, हमारे यहाँ पानी सभी समुदाय के लिए खुला है, ये सबसे क्रांतिकारी घटना उस समय की थी। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना है। और उसमें सावित्रीबाई फुले जो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई भी सीखी, लेकिन उस समय तो शिक्षा के माध्यम से ही उसको एक ऐसी सोच मिली कि समाज में जितने भी असमानता फैलाने वाले, जितने भी ऐसे कुरूप शासन या परंपरागत कार्य करने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, ऐसे परंपरागत चीजों को कैसे तोड़ मरोड़ के रखे और उसमें वो अपनी सारी ताकत लगा के उन्होंने कार्य किया। जैसे महिलाओं के लिए कार्य किया, वैसे ही बाल हत्या प्रतिबंधक कर शुरू किया उन्होंने। उस समय क्योंकि घरों में ही महिलाएं ज़्यादा थी, बचपन में ही शादियाँ होती थी, जो उनके पति थे बहुत सारे उम्र वाले होते थे, तो जाहिर सी बात है कि कुमारी लड़कियां ही विवाह हो जाती थी और फिर उनको लैंगिक शोषण का शिकार करना पड़ता था। और ऐसे समय में जो बच्चे पेट में है उनको गिरा देना या फिर उस समय जबरदस्ती से वो गिरा देते थे, तो ऐसे समय में बाल हत्या ना इसलिए उनको प्रतिबंध लाने के लिए उस समय तो कानून नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ घर तैयार किया कि जहाँ पर ऐसी सारी महिलाएं को पैसे लिया यहाँ पे आए, समाज की ज़्यादा चीज़ें अलग करते हुए उनको लगता है कि मेरा बच्चा मुझे देखना
किया जाए या उसको बोलते थे बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रुप। यस हाँ, बिल्कुल तो ये भी सावित्रीबाई काम करते थे। उनके साथ साथ एक और महिला का नाम आता है फातिमा शाह, यस और दूसरा कि ये दोनों को पति पत्नी को सावित्रीबाई और महात्मा फुले ये दोनों को उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया कि इसके पीछे क्या कारण था, और वो फातिमा थे और उनके भाई थे उनका क्या कारण, ये भी मुझे जानना है और सबको जानना है। इसमें हमें समझना चाहिए कि ये पहला ऐसा स्कूल था जो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत की सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की, क्योंकि उस समय किसी भी समुदाय की महिलाओं को शिक्षा का बहुत जोखिम भरा था। लेकिन महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने स्कूल शुरू किया। अब जब स्कूल शुरू किया तो उस समय प्रस्तावित समाज, उस समय जो ब्राह्मण समुदाय थे वो तो भड़क ही रहे थे, लेकिन उन्होंने अन्य समाज को भी भड़काया कि देखो ये क्या कर रहे हैं, हमारी परंपराएं तोड़ने का काम कर रहे हैं। सही है, तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल, तो उस समय जब ये शुरुआत हो गई, अब उनको बहुत सारी परीक्षाएं दी गई, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सावित्रीबाई फुले भी और ज्योतिराव फुले भी। तो हुआ ऐसा कि उस समय जो ब्राह्मण समुदाय था उन्होंने उस समय के जो डाका डालने वाले, चोरी करने वाले जो लोग थे उनको सुपारी दिया कि जब तक इनका खात्मा नहीं करेंगे तब तक ये रुकने वाले नहीं है। तो उनको जब रात में मारने के लिए दो साथी गए थे वहां पे, तो उनको बिना डरे ज्योतिराव फुले बोले ठीक है हमें मारना ही है तो ठीक है मारो, लेकिन मारने से पहले सोचो कि हम काम क्या करते हैं, वो समझना जरूरी। तो उन्होंने पूरा बताया कि उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल क्यों शुरू किया, शिक्षा ना लेने की वजह से उनके क्या हालात हो गए, महिलाओं को कैसे पता किया जाए। तो ऐसी सारी बातें बताने के बाद वो जो मारने के लिए आए हैं उन्होंने उनके सामने उठे और बोला कि हमसे माफी, मतलब हमें माफ करो, हमसे भूल हो गई है, हमें तो ये बताया नहीं गया था कि किसको मारना है, हमें सिर्फ बताया गया था कि घर में जितने भी लोग हैं उनको मार देना है। लेकिन आज सच में आपने हमें बताने का काम किया है कि आप कौन हो। अब उनका सुनेंगे नहीं, अब आपकी रक्षा करें। तो तब से वो दोनों कहीं भी जाते थे, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, तो उनकी रक्षा करने का काम करते थे। उल्टा उन्होंने अपनी दो बेटियों को भी उस स्कूल में दाखिला करवाया, और उस समय जब लड़कियों को लाते थे तो उनके लड़कियों के माता पिताओं को भी परेशानी का झेलना पड़ता था, धमकियां मिलती थी। तो फिर उनको लड़कियों को कुछ ना हो इसलिए उनको बोरी में भर के ऐसे पीछे लाके स्कूल में बिठा देते। तो ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जिनको जब वो स्कूल आती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे, थूकते थे। अगर एक महिला को ऐसे खतरा किया जा रहा है तो उसमें स्कूल में आने वाली लड़कियों को भी कितना परेशान करेंगे। तो इसलिए इनके साथ कुछ ना हो इसलिए उनको बोरी में भर के लाया जाता है। तो उसमें अगर हमें ध्यान दें तो वो स्कूल जो है ऐसे हालात में शुरू चल रहा था, बहुत सारा विरोध हुआ उनको। तो उनके पिताजी को, महात्मा फुले जो थे, महात्मा ज्योतिराव फुले, उनके पिताजी उन्होंने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को घर से बाहर निकाल दिया। उनका कहना यह था कि पूरा जो समाज बोल रहा है वो सही है और आप क्या चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं, और ऐसी रीतियां जो वर्षों से, हजारों सालों से हमारे यहाँ पे है उसको क्यों आप नकार रहे हैं, वो तो सही है, समाज उसी से चल रहा है, इसलिए उनको घर से बाहर निकाला। अब बाहर निकाला तो महात्मा फुले के एक दोस्त थे, उनका नाम था उस्मान सिंह, पुणे, और उन्होंने उनको सहारा दिया, अपने घर में रखा जब तो वो दूसरा घर ढूंढे। उस समय उस्मान शेख जो थे उनकी बहन फातिमा शेख, उनके साथ सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले जी का
पहली बार ऐसा वार्तालाप हुआ, तो उसमें पता चला कि फातिमा शेख वो हल्का बहुत उर्दू अरबी उस भाषा में कुछ ना कुछ बोलती है, लिखती है, क्योंकि उस समय घरों में ही महिलाएं, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं घरों में ही नमाज अदा करती हैं। तो हल्का सा उनको पढ़ना, पूरा किताब तो नहीं, लेकिन हल्का सा उनको आ रहा था कि क्या क्या लिखा जाता है। उससे ऐसा हुआ कि महात्मा फुले जी ने उनको भी हल्का वो पढ़ना लिखना सिखाया, और फिर सावित्रीबाई फुले उनके साथ फातिमा शेख भी जुड़ गई लड़की को पढ़ाने के लिए। उन्होंने अगले 7 साल तक एक साथ पढ़ाया लड़कियों को, और लगभग 18 स्कूल को, कितने 18 स्कूल तो खोले, लेकिन हर जगह दोनों तो पढ़ा नहीं सकते, और भी लोगों को जरूरत है। अब लोग तो जुझारू रूप से है सिखाने के लिए तैयार, लेकिन उनको तैयार करना भी जरूरी है। ठीक है, सीख भी रहे, लेकिन वो तजुर्बा भी आना चाहिए शिक्षा दिलाने का। तो फिर पहली बार दोनों ने सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख अहमदनगर एक जिला है पूना के नजदीक, वहाँ पे मिशनरी मतलब चर्च का एक स्कूल चल रहा था, उसमें जाके अपना जो प्रशिक्षण है वो वहाँ का पूरा किया, और बाद में दूसरे जो लोग जुड़ रहे थे उनको भी प्रशिक्षण दिया कि कैसे पढ़ाया जाए। ये बात आई। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात ये था कि ये सब चल रहा था, उसमें आंदोलन की बातें भी हो रही, जैसे आपने सुना कि नाई लोगों का आंदोलन किया, वो बहुत जरूरी था, लेकिन उस समय जो भी व्यवस्था थी किसी एक ही समाज से और वो समाज का ब्राह्मण समाज। मजदूरी बाकी 3 दूसरे जो वर्ण व्यवस्था में जो पिछे हुए लोग थे वो सब करते थे, लेकिन संपत्ति का हक सिर्फ ब्राह्मणों का था। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने उस समय एक बहुत अच्छा किताब लिखा, उसका नाम था ब्राह्मणों का कसब, मतलब ब्राह्मणों की चतुराई। उन्होंने ऐसा वार्तालाप में बताया, क्योंकि वो किताब जो लिख रहे हैं उनको मालूम था ज़्यादा लोग तो पढ़े नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, तो कुछ ही गिने चुने लोग पढ़ेंगे ना, तो उनको अगर समझाना है तो कैसे समझाया जा सकता है। तो वार्तालाप, तो कोई एक व्यक्ति बात करेगा, दूसरे लोग समझाएंगे किस तरीके से। उसके बाद उनको पता चला कि ये तो सही है, ब्राह्मणों को चतुराई तो कर रहे और शोषण तो कर ही रहे, लेकिन इसमें भी जो हमारा पेट चलाने का जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों का भी बहुत सारा परेशानी है। मतलब किसान, जो अभी हमने सुना ना पिछले 1-1.5 साल तक किसान लोग पूरा आंदोलन कर रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उस समय में ऐसे ही चल रहा था। तो उन्होंने और एक किताब लिखी, उसका नाम था शेतकऱ्यांचे आसुड, मतलब किसानों का कोड़ा, कि अगर किसान जाग जाए तो वो क्या क्या कर सकता है, पूरी संपत्ति कैसे अपने हाथ में रख सकता है, अन्याय से दूर कैसे रख सकता है। तो सावित्रीबाई फुले ने उस समय उनको पता चला कि ये ठीक है, हम तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ अगर वार्तालाप करना है मुझे तो वो क्या करना है। तो उन्होंने कविताएं लिखी सावित्रीबाई फुले, उसका नाम था, पहला ही कविता संग्रह था उसका काव्य फूल, मतलब कविताओं से हम फूल बरसा और फूल बरसा के ही सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाने का काम करते। तो शिक्षा दिलाना मतलब सिर्फ पाठ नहीं, पढ़ना लिखना आया यही नहीं, तो दिमाग पे जोर दे के सोचना और सोच के अपना खुद की सोच को आगे बढ़ाना, ये बात उन्होंने उसमें लिखी थी। और आगे जाके तृतीय रत्न ये किताब लिखा सावित्रीबाई फुले ने, उसमें भी ठोस तरीके से समझाया गया कि महिलाएं ठोस तरीके से अगर आगे आती है, तृतीय रत्न मतलब तीसरा आंख अगर हमारी तैयार करते हैं, ये बिंदी की जगह आंख तैयार करना है, मतलब ये क्या कि हमारी विचारधारा तैयार करना। ये महिलाओं के लिए अगर हम अच्छी तरह से समझाए तो बहुत अच्छी तरह से आगे समाज जा सकता है। और इस पर वो अड़ी रही, उन्होंने बहुत ही समुदाय के लोगों को, बहुत सारे समाज के लोगों को इकट्ठा कर, ऑलरेडी जो महिलाएं उनके साथ जुड़ी थी उनको पहले उन्होंने तैयार किया, उसमें से फिर कविताओं के द्वारा गाने लिखे, और उसमें से जो सत्य समाज के जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें यही महिलाओं को फिर आगे करके ये कार्यक्रम शुरू किया था। पहली बार इतिहास में हुआ था भारत के कि जहाँ पे
महिलाएं आगे आके गाना गा के समाज को जागरूक करने का काम करें। ये बहुत ठोस तरीके से काम जो सावित्रीबाई फुले जी और उनका भी एक अगर ध्यान से हम समझेंगे कि सत्यशोधक समाज में सिर्फ महिलाओं को ही जोड़ने की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं, उन्होंने और एक काम किया जो आपने पहले भी सुना कि अंतर जातीय विवाह करवाने की जो बात थी, उन्होंने और भी एक बात रखी कि क्यों ना जितने भी लोग जो इस विचारधारा से जो हम सोच रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षा देना है, अछूत समुदाय के साथ अछूत नहीं रखना है, सब समान होना जरूरी है, जो ब्राह्मण समाज और प्राथमिक समाज है वो कैसे शोषण कर रहा है, मनुस्मृति जैसा कोई चीज है नहीं, इस सारी चीजों को अगर समझा रहा है तो सभी समुदाय के लोगों को इकट्ठा करना जरूरी है। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली सत्यशोधक समाज में। ज्योतिराव फुले जी को कहा कि ठीक है, आप संगठन मजबूत करने की बात रखो, आप किताबें भी लिखो, आंदोलन भी करते रहो, लेकिन मैं एक काम पे शिक्षा के साथ साथ ये भी करूंगी कि हर एक समुदाय के लोगों को उसमें से नेतृत्व खड़ा करने का काम करेंगे। तो सत्यशोधक समाज में जितने भी शादियां थी वो सारे लोगों को उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण दिया और वो काम आए बाद में जब पूना में प्लेग की बीमारी जब शुरू हुई उस समय पूरे विश्व भर में अभी जैसे कोरोना का आ गया वैसे ही प्लेग की बीमारी शुरू हुई और पूना में तीसरी लहर का झटका बहुत जोरदार आया। पूना शहर में ब्रिटिशर्स उस समय थे, वो भी उसमें मारे जा रहे हैं। तो हुआ ऐसे कि 1873 में तो सत्यशोधक समाज की तो स्थापना की गई, काम भी होते रहे, संगठन भी बढ़ता रहा। महात्मा फुले जी को पैरालिसिस जैसा बीमारी शुरू हुआ था और वो एक हाथ से मतलब अपना जो ये दाया हाथ उससे लिख नहीं पा रहे थे, वो बाया हाथ से लिखना शुरू किया। सावित्रीबाई फुले ने वो जो लिखते थे उसको अच्छी तरह से लिखना और साथ ही साथ यशवंत को भी साथ में लेकर तैयार करना, ऐसी उनकी 2 किताबें उन्होंने तैयार की। जिम्मेदारी लिया, उसमें उनको ये भी पता चला ऐसी जो बीमारियां हैं लोग तो डरते हैं, हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य चिकित्सा इतनी उपलब्ध नहीं है। महात्मा फुले जी 1890 में जब देहांत हुआ, एक आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी उस समय जितने भी संगठन में लोग थे उन्होंने सावित्रीबाई फुले उन्होंने खुला रखा था मंच कि कोई भी आ सकता है और इसकी जिम्मेदारी ले सकता है। उस समय पहली बार ऐसा हुआ हमारे देश के इतिहास में कि कोई भी अगर व्यक्ति मरता है तो हमें मालूम है आगे क्या लेके जाते हैं, हंडी मटका ले जाते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति ले जाता है। कौन ले जाता है? जो व्यक्ति गुजरा है उनके घर में उसका बेटा भाई कोई भी तो वो ले जाते हैं। उस समय साहित्य फुले ने हंडी आगे ले ली, उनको मालूम था कि हंडी पकड़ना ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोगों के दिमाग से वो निकालना जरूरी कि महिला इसमें क्यों नहीं और महिलाओं को भी आगे लाना है इस सारी प्रक्रिया में, तो उनको जरूर सिखाना पड़ेगा कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो उन्होंने वो ठंडी पकड़ी थी उनके साथ, तो वो बहुत उस समय का बहुत चर्चा का विषय हुआ। चर्चा का विषय इसीलिए हुआ था, उन्होंने आगे जाकर बात रखी थी कि पूना में जो सिंधी वाले लोग हैं, सिंधी मतलब ब्राह्मण वाले, सिंधी वाले लोग हैं, वो अपनी सिंधी लकड़ी को बांध के ऐसा खड़े रहते हैं और अपने आप को अनुशासन की बात सिखाने की बात करते हैं। मैं समाज को अनुशासन को देखना चाहती हूँ, लेकिन साथ में ये व्यवहार जो हजारों साल से बनते आ गए इसमें सभी लोगों को बंद करने की बात है, वो दरवाजा खोलने का मैंने ये काम शुरू किया है। जो महात्मा फुले जी ने जो कारवां शुरू किया है, मेरे पति ने जो कारवां शुरू किया है, उसको आगे ले जाने के लिए तो भी आगे ले जा रहे हैं और उसमें दिया जा रहा है ताकि ये प्रकाश आगे कैसा ही चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी था हमारे लिए समझने के। बात ये थी कि उसके बाद जो प्लेग की बीमारी आई थी, प्लेग की बीमारी में बहुत सारे लोग मुकर गए उस समय, कोई आगे आ नहीं रहा,
यशवंत उनका बेटा, वो भी डॉक्टर के रूप में बहुत सारा इलाज वगैरह करवा रहा, लेकिन लोग बच नहीं रहे। उसमें ऐसा हुआ कि सावित्रीबाई फुले उन्हीं लोगों के साथ रही। आगे जाके उन्होंने ऐसे कैंप, जैसे क्वारंटाइन सेंटर अभी बोल रहे हैं, वैसे उस समय उन्होंने कैंप अलग अलग डाल के रखे, उसमें ही वो रहना शुरू की। उन्होंने जिम्मेदारी ली बच्चे जो है उनको बचाना। तो बहुत सारे बच्चों को उन्होंने कंधे पे लेके डॉक्टर के पास लेके गई आई, तो 10-15 दिन के बाद उनको भी ब्लेम हुआ और वो इतना फैल गया तो उन्होंने ये सारे कार्य करते समय ध्यान नहीं दिया अपनी सेहत। ऐसे ही हालात में 10 मार्च को 1817 में उनका देहांत, लेकिन बहुत जज्बा लेके सावित्रीबाई तैयार है और उसी जज्बे के साथ साथ महात्मा ज्योतिराव फुले ने उनको तैयार किया और साथ ही साथ आगे ले जाने के लिए भी बात रही। तो बहुत ही जरूरी था हमें ये समझना। ऐसे हालात में जब आप देख रहे हो अभी भी हमारे देश में महिलाओं को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे रहा प्लेग उसी तरीके से जो क्वारंटाइन सेंटर, अभी तो क्वारंटाइन सेंटर, लेकिन उस समय जो अलग अलग झोपड़ियाँ बनाई थी उसमें लोगों को अलग अलग रखा जाता था। और सावित्रीबाई फुले ज़्यादातर बच्चों के साथ उन्होंने बिस्तर बनाया था उसी समय, क्योंकि बच्चों को बचाना बहुत जरूरी था। तो उनको खुद ले जाती थी अस्पताल या डॉक्टर के पास और फिर लेके वापस आती। तो ऐसे हालात में उनको कब संसर्ग हुआ वो ज़्यादातर पता नहीं चला और उनको जब तक वो समझ में आया कि उनको भी ब्लेम हुआ है तब तक बहुत देर हो गई। और ऐसे ही हालात में एक्चुअली उनको ब्लेम हुआ और उनका देहांत हुआ। तो बहुत जरूरी है आज के समय में भी हमारे देश में हम देख रहे हैं लड़के को अच्छी तरह से पढ़ाई करते, लड़की को बोलेंगे ठीक है 7वीं तक पढ़ी है 10वीं तक पढ़ी है, लेकिन लड़का नहीं, उसको तो खर्चा करना चाहिए। सही है, मोबाइल देना है तो लड़के को देना चाहिए, लड़के को नहीं देना चाहिए। आज तो देख रहे हैं क्या हालात है अंतर्जातीय विवाद। आज भी हमें बताया जा रहा है कि कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो विरोध तो बहुत हो रहा है, आज भी छुआ से दूसरी तरीके से जोर पकड़ रही है। तो ऐसे जमाने में जब कोई कानून नहीं था, कोई रूल नहीं था, उनको तोड़ मरोड़ रखने की बात जो लोगों ने किया बहुत बड़ा विरोध और वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि देश में सबसे पहले ऐसा शुरू करना, उसको आगे ले जाके करवाना सारे काम, और जितने भी पूर्ण किया उस समय में जो असमानता को फैला रहे हैं उसको तोड़ देना और समानता की बात करना और सत्य की राह में सत्य सूर्य समाज को चलाना ये बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत बड़ी लंबी कहानी सुनी है ना, बहुत जरूरी है। कुछ लोग बीच में से उठते जा रहे हैं, लेकिन 10 मिनट पूरा कंट्रोल करें। और एक इंदु देवी से मेरा सवाल है जो बहुत क्रांतिकारी कदम था। तो इंदु देवी, मुझे ये आपसे जानना है कि हमने बहुत जोखिम भरा था, लेकिन महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने स्कूल शुरू किया। अब जब स्कूल शुरू किया तो उस समय प्रस्तावित समाज, उस समय जो ब्राह्मण समुदाय थे वो तो भड़क ही रहे थे, लेकिन उन्होंने अन्य समाज को भी भड़काया कि देखो ये क्या कर रहे हैं, हमारी परंपराएं तोड़ने का काम कर रहे हैं। सही है, तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल, तो उस समय जब ये शुरुआत हो गई, अब उनको बहुत सारी परीक्षाएं दी गई, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, सावित्रीबाई फुले भी और ज्योतिराव फुले भी। तो हुआ ऐसा कि उस समय जो ब्राह्मण समुदाय था उन्होंने उस समय के जो डाका डालने वाले, चोरी करने वाले जो लोग थे उनको सुपारी दिया कि जब तक इनका खात्मा नहीं करेंगे तब तक ये रुकने वाले नहीं है। तो उनको जब रात में मारने के लिए 2 साथी गए थे वहां पे, तो उनको बिना डरे ज्योतिराव फुले बोले ठीक है हमें मारना ही तो ठीक है मारो, लेकिन मारने से पहले सोचो कि हम काम क्या करते हैं, वो समझना जरूरी है। तो उन्होंने पूरा बताया कि उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल क्यों शुरू किया, शिक्षा ना लेने की वजह से उनके क्या हालात हो गए।
महिलाओं को कैसे प्रताड़ित किया जाए। तो ऐसी सारी बातें बताने के बाद वो जो मारने के लिए आए हैं उन्होंने उनके सामने झूले और बोला कि हमसे माफी, मतलब हमें माफ करो, हमसे भूल हो गई है। हमें तो ये बताया नहीं गया था कि किसको मारना है, हमें सिर्फ बताया गया था कि घर में जितने भी लोग हैं उनको मार देना है। लेकिन आज सच में आपने हमें बताने का काम किया है कि आप कौन हो। अब उनका सुनेंगे नहीं, अब आपकी रक्षा करें। तो तब से वो दोनों कहीं भी जाते थे, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, तो उनकी रक्षा करने का काम करते थे। उल्टा उन्होंने अपनी 2 बेटियों को भी उस स्कूल में दाखिला करवाया। और उस समय जब लड़कियों को लाते थे तो उनके लड़कियों के माता पिताओं को भी परेशानी का झेलना पड़ता था, धमकियां मिलती थी। तो फिर उनको लड़कियों को कुछ ना हो इसलिए उनको बोरी में भर के ऐसे पीछे लाके स्कूल में बिठा देते। तो ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जिनको जब वो स्कूल आती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे, कूदते थे। अगर एक महिला को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसमें स्कूल में आने वाली लड़कियों को भी कितना परेशान करेंगे। तो इसलिए उनके साथ कुछ ना हो इसलिए उनको बोरी में भर के लाया जाता था। तो उसमें अगर हमें ध्यान दें तो वो स्कूल जो है ऐसे हालात में शुरू चल रहा था, बहुत सारा विरोध हुआ उनको। तो उनके पिताजी को, महात्मा फुले जो थे, महात्मा ज्योतिराव फुले, उनके पिताजी उन्होंने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को घर से बाहर निकाल दिया। उनका कहना यह था कि पूरा जो समाज बोल रहा है वो सही है और आप क्या चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसी रीतियां जो वर्षों से, हजारों सालों से हमारे यहाँ पे है, उसको क्यों आप नकार रहे हैं। वो तो सही है, समाज उसी से चल रहा है, इसलिए उनको घर से बाहर निकाला। अब बाहर निकाला तो महात्मा फुले के एक दोस्त थे, उनका नाम था उस्मान सिंह, पुणे में, और उन्होंने उनको सहारा दिया, अपने घर में रखा जब तक वो दूसरा घर ढूंढे। उस समय उस्मान शेख जो थे उनकी बहन फातिमा शेख, उनके साथ सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले जी का पहली बार ऐसा वार्तालाप हुआ। तो उसमें पता चला कि फातिमा शेख जो है वो हल्का बहुत उर्दू, अरबी, उस भाषा में कुछ ना कुछ बोलती है, लिखती है, क्योंकि उस समय घरों में ही महिलाएं, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं घरों में ही नमाज अदा करती थी। तो हल्का सा उनको पढ़ना, पूरा किताब तो नहीं लेकिन हल्का सा उनको आता है क्या क्या लिखा जाता है। उससे ऐसा हुआ महात्मा फुले जी ने उनको भी हल्का बहुत पढ़ना लिखना सिखाया। और फिर सावित्रीबाई फुले उनके साथ फातिमा शेख भी जुड़ गई लड़की को पढ़ाने के लिए। उन्होंने अगले 7 साल तक एक साथ पढ़ाया लड़कियों को और लगभग 18 स्कूल को, कितने 18 स्कूल तो खोले, लेकिन हर जगह दोनों तो पढ़ा नहीं सकते, और भी लोगों को जरूरत है। अब लोग तो जुझारू रूप से है सिखाने के लिए तैयार, लेकिन उनको तैयार करना भी जरूरी है। ठीक है, सीख भी रहे लेकिन वो तजुर्बा भी आना चाहिए शिक्षा दिलाने का। तो फिर पहली बार दोनों ने सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख अहमदनगर एक जिला है पूना के नजदीक, वहाँ पे मिशनरी मतलब चर्च का एक स्कूल चल रहा था, उसमें जाके अपना जो प्रशिक्षण है 2 माह का पूरा किया। और बाद में दूसरे जो लोग जुड़ रहे थे उनको भी प्रशिक्षण दिया कि कैसे पढ़ाया जाए, ये बात आई थी। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात यह था कि ये सब चल रहा था, उसमें आंदोलन की बातें भी हो रही, जैसे आपने सुना कि नाई लोगों का आंदोलन किया, वो बहुत जरूरी था। लेकिन उस समय जो भी व्यवस्था थी किसी एक ही समाज के हाथ में थी, और वो समाज का ब्राह्मण समाज। मजदूरी बाकी 3 दूसरे जो वर्ण व्यवस्था में जो पिछे हुए लोग थे वो सब करते थे, लेकिन संपत्ति का हक सिर्फ ब्राह्मणों का था। तो महात्मा
ज्योतिराव फुले ने उस समय एक बहुत अच्छा किताब लिखा, उसका नाम था ब्राह्मणों का कसब, मतलब ब्राह्मणों की चतुराई। उन्होंने ऐसा वार्तालाप में बताया, क्योंकि वो किताब जो लिख रहे हैं उनको मालूम था ज़्यादा लोग तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, तो कुछ ही गिने चुने लोग पढ़ेंगे ना, तो उनको अगर समझाना है तो कैसे समझाया जा सकता है। तो वार्तालाप, तो कोई एक व्यक्ति बात करेगा, दूसरे लोग समझाएंगे इस तरीके से। उसके बाद उनको पता चला कि ये तो सही है, ब्राह्मण को चतुराई तो कर रहे हो, हमारा शोषण तो कर ही रहे, लेकिन इसमें भी जो हमारा पेट चलाने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी बहुत सारा परेशानी है। मतलब किसान लोग, जो अभी हमने सुना ना पिछले 1-1.5 साल तक किसान लोग पूरा आंदोलन कर रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उस समय में ऐसे चल रहा था। तो उन्होंने और एक किताब लिखी, उसका नाम था शेतकऱ्यांचे आसूड, मतलब किसानों का कोड़ा, कि अगर किसान जाग जाए तो वो क्या क्या कर सकता है, पूरी संपत्ति कैसे अपने हाथ में रख सकता है, अन्याय से दूर कैसे रहता है। तो सावित्रीबाई फुले ने उस समय उनको पता चला कि ये ठीक है, हम तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ अगर वार्तालाप करना है मुझे, तो वो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कविताएं लिखी सावित्रीबाई फुले, उसका नाम था, पहला ही कविता संग्रह था उसका काव्य फूल, मतलब कविताओं से हम फूल बरसा और फूल बरसा के ही सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाने का काम करते। तो शिक्षा दिया मतलब सिर्फ पाठ नहीं, पढ़ना लिखना आया यही नहीं, तो दिमाग में जोर दे के सोचना और सोच के अपना खुद की सोच को आगे बढ़ाना, ये बात उन्होंने उसमें लिखी थी। और आगे जाके तृतीय रत्न ये किताब लिखा सावित्रीबाई फुले ने, उसमें भी ठोस तरीके से समझाया गया कि महिलाएं ठोस तरीके से अगर आगे आती है, तृतीय रत्न मतलब तीसरा आंख अगर हमारी तैयार करते हैं, ये बिंदी की जगह आंख तैयार करना है, मतलब ये क्या कि हमारी विचारधारा तैयार करना। ये महिलाओं के लिए अगर हम अच्छी तरह से समझाए तो बहुत अच्छी तरह से आगे समाज जा सकता है। और इस पर वो अड़ी रहे, उन्होंने बहुत ही समुदाय के लोगों को, बहुत सारे समाज के लोगों को इकट्ठा कर, ऑलरेडी जो महिलाएं उनके साथ जुड़ी थी उनको पहले उन्होंने तैयार किया, उसमें से फिर कविताओं के द्वारा गाने लिखे, और उसमें से जो सत्य समाज के जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें यही महिलाओं को फिर आगे करते ये कार्यक्रम शुरू किया था। पहली बार इतिहास में वाला भारत के कि जहाँ पे महिलाएं आगे आगे गाना गा के समाज को जागरूक करने का काम किया। ये बहुत ठोस तरीके से काम जो सावित्रीबाई फुले ने किया, और उनका भी एक अगर ध्यान से हम समझेंगे कि सत्य शोधक समाज में सिर्फ महिलाओं को ही जोड़ने की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली, उन्होंने और एक काम किया जो आपने पहले भी सुना कि अंतर जाति विवाह करवाने की जो बात थी, उन्होंने और भी एक बात रखी कि क्यों ना जितने भी लोग जो इस विचारधारा से, जो हम सोच रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षा देना है, अछूत समुदाय के साथ छुआछूत नहीं रखना है, सब समान होना जरूरी है, जो ब्राह्मण समाज और प्राथमिक समाज है वो कैसे शोषण कर रहा है, मनुस्मृति जैसा कोई चीज है नहीं, इस सारी चीजों को अगर समझा रहा है तो सभी समुदाय के लोगों को इकट्ठा करना जरूरी है। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली सत्य शोधक समाज ने। ज्योतिराव फुले जी को कहा कि ठीक है, आप संगठन मजबूत करने की बात रखो, आप किताबें भी लिखो, आंदोलन भी करते रहो, लेकिन मैं ये काम पे शिक्षा के साथ साथ ये भी करूंगी कि हर एक समुदाय के लोगों को उसमें से नेतृत्व खड़ा करने का काम करूंगी। तो सत्य शोधक समाज में जितने भी शादियां थी वो सारे लोगों को उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण दिया, और वो काम आए बाद में जब पूना में प्लेग की बीमारी जब शुरू हुई, उस समय पूरे विश्व भर में अभी जैसे कोरोना का हाल है वैसे ही प्लेग की बीमारी शुरू हुई थी, और पूना में तीसरी लहर का झटका बहुत जोरदार था। पूना शहर में ब्रिटिशर्स उस समय थे, वो भी उसमें मारे जा रहे हैं। तो हुआ ऐसे कि 1873 में तो सत्य शोधक समाज की तो स्थापना की गई, काम भी होते रहे, संगठन भी बढ़ता रहा। महात्मा फुले जी को पैरालिसिस जैसा बीमारी शुरू हुआ था, और वो एक हाथ से, मतलब अपना जो ये दाया हाथ उससे लिख नहीं पा रहे, तो वो बाया हाथ से लिखना शुरू किया। सावित्रीबाई फुले ने वो जो लिखते थे उसको अच्छी तरह से लिखना और साथ ही साथ यशवंत को भी साथ में लेकर तैयार करना,
जिम्मेदारी लिया उसमें उनको ये भी पता चला ऐसी जो बीमारियां हैं, लोग तो डरते हैं, हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य चिकित्सा इतनी उपलब्ध नहीं है। महात्मा फुले जी 1890 में जब देहांत हुआ, एक आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी उस समय जितने भी संगठन में लोग थे उन्होंने साइकिल ली। उन्होंने खुला रखा था मंच कि कोई भी आ सकता है और इसकी जिम्मेदारी ले सकता है। उस समय पहली बार ऐसा हुआ हमारे देश के इतिहास में कि कोई भी अगर व्यक्ति मरता है तो हम मालूम है आगे क्या लेके जाते हैं, हंडी मटका ले जाते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति ले जाता है। कौन ले जाता है? जो व्यक्ति गुजरा है उनके घर में उसका बेटा, भाई, कोई भी तो वो ले जाते हैं। उस समय साहित्य में फुले ने हंडी आगे ले ली। उनको मालूम था कि हंडी पकड़ना ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोगों के दिमाग से वो निकालना जरूरी कि महिला इसमें क्यों नहीं, और महिलाओं को भी आगे लाना है इस सारी प्रक्रिया में। तो उनको जरूर सिखाना पड़ेगा कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो उन्होंने वो हंडी पकड़ी थी उनके सामने, तो वो बहुत उस समय का बहुत चर्चा का विषय हुआ। चर्चा का विषय इसीलिए हुआ था, उन्होंने आगे जाकर बात रखी थी कि पूना में जो सिंधी वाले लोग हैं, सिंधी मतलब ब्राह्मण वाले, सिंधी वाले लोग हैं, वो अपनी सिंधी लकड़ी को बांध के ऐसा खड़े रहते हैं और अपने आप को अनुशासन की बात सिखाने की बात करते हैं। मैं समाज को अनुशासन को देखना चाहती हूँ, लेकिन साथ में ये व्यवहार जो हजारों साल से बनते आ गए, जिसमें सभी लोगों को बंद करने की बात, वो दरवाजा खोलने का मैंने ये काम शुरू किया है। जो महात्मा फुले जी ने जो कारवां शुरू किया है, मेरे पति ने जो कारवां शुरू किया है, उसको आगे ले जाने के लिए जो हंडी आगे ले जा रही है उसमें दिया जा रहा है ताकि ये प्रकाश आगे कैसा ही चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी था हमारे लिए समझने के। दूसरी बात ये थी कि उसके बाद जो प्लेग की बीमारी आई थी, प्लेग की बीमारी में बहुत सारे लोग मुकर गए उस समय, कोई आगे आ नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे लोग मर गए। यशवंत उनका बेटा, वो भी डॉक्टर के रूप में बहुत सारा इलाज वगैरह करवा रहा, लेकिन लोग बच नहीं रहे। उसमें ऐसा हुआ कि सावित्रीबाई फुले उन्हीं लोगों के साथ रही। आगे जाके उन्होंने ऐसे कैंप, जैसे क्वारंटाइन सेंटर अभी बोल रहे हैं, वैसे उस समय उन्होंने कैंप अलग अलग डाल के रखे, उसमें ही वो रहना शुरू की। उन्होंने जिम्मेदारी ली कि बच्चे जो है उनको बचाना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को उन्होंने कंधे पे लेके डॉक्टर के पास लेके गई, आई, तो 10-15 दिन के बाद उनको भी वो प्लेग हुआ और वो इतना फैल गया तो उन्होंने ये सारे कार्य करते समय वो ध्यान नहीं दिया अपनी सेहत में। ऐसे ही हालात में 10 मार्च को 1897 में उनका गया, लेकिन बहुत जज्बा लेके सावित्रीबाई तैयार है और उसी जज्बे के साथ साथ महात्मा ज्योतिराव फुले ने उनको तैयार किया और साथ ही साथ कारवां ले जाने के लिए भी बात रही। तो बहुत ही जरूरी था हमें ये समझना। ऐसे हालात में जब आप देख रहे हो अभी भी हमारे देश में महिलाओं को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे रहा है, प्लेग उसी तरीके से जो क्वारंटाइन सेंटर, अभी तो क्वारंटाइन सेंटर, लेकिन उस समय जो अलग अलग झोपड़ियाँ बनाई थी उसमें लोगों को अलग अलग रखा जाता था। और सावित्रीबाई फुले ज़्यादातर बच्चों के साथ उन्होंने रिश्ता बनाया था उसी समय, क्योंकि बच्चों को बचाना बहुत जरूरी था। तो उनको खुद ले जाती थी अस्पताल या डॉक्टर के पास और फिर लेके वापस आती। तो ऐसे हालात में उनको कब संसर्ग हुआ वो ज़्यादातर पता नहीं चला और उनको जब तक वो समझ में आए कि उनको भी प्लेग हुआ है तब तक बहुत देर हो गई थी। और ऐसे ही हालात में एक्चुअली उनको प्लेग हुआ और उनका देहांत हुआ। तो बहुत जरूरी है आज के समय में भी हमारे देश में हम देख रहे हैं लड़के को अच्छी तरह से पढ़ाई करते, लड़की को बोलेंगे ठीक है 7वीं तक पढ़ी है, 10वीं तक पढ़ी है, लेकिन लड़का नहीं, उसको तो खर्चा करना चाहिए। सही है, मोबाइल देना है तो लड़के को देना चाहिए, लड़की को नहीं देना चाहिए। आज तो देख रहे हैं क्या हालात है अंतर्जातीय
आज भी हमें बताया जा रहा है कि कौन सा खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो विरोध तो बहुत हो रहा है, आज भी छुआछूत दूसरी तरीके से चोर पकड़ रही है। तो ऐसे जमाने में जब कोई कानून नहीं था, कोई रूल नहीं था, उनको टोल मरोड़ रखने की बात जो लोगों ने किया बहुत बड़ा विरोध है और वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि देश में सबसे पहले ऐसा स्कूल शुरू करना, उसको आगे ले जाके करवाना सारे काम, और जितने भी पूर्ण किया उस समय में जो असमानता को फैला रहे हैं उसको तोड़ देना और समानता की बात करना और सत्य की राह में सत्य शून्य समाज को चलाना ये बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत बड़ी लंबी कहानी सुनी है ना, बहुत जरूरी है। कुछ लोग बीच में से उठते जा रहे हैं, लेकिन 10 मिनट पूरा कंट्रोल करें। और एक हिंदू दीदी से मेरा सवाल है, जो बहुत क्रांतिकारी कदम था, तो हिंदू दीदी मुझे ये आपसे जानना